नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आज हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2। तो यहाँ पर जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मिठाई वाला और अपने इस चैप्टर को हमने लास्ट सेशन में ही स्टार्ट कर दिया है। और आपने देखा चैप्टर का नाम जिस तरह का है मिठाई वाला, तो ये चैप्टर जो है इसी के अकॉर्डिंग है, यानी कि एक जो बेचने वाला, एक सेलर जो होता है, सामान बेचने वाला जो व्यक्ति होता है उसके बारे में है कि किस तरह से एक व्यक्ति हर बार वो अलग-अलग चीजें लेकर आता है बेचने के लिए और बहुत ही कम, बहुत ही सस्ते दामों पर वो चीजों को बेचता है। और क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे, ये मैंने आपको लास्ट सेशन में थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी और आगे उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एक बार जो थोड़ा सा पढ़ा था जो हमने लास्ट सेशन में उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, ये हमारा एक जो चैप्टर है ये कैसा है, ये एक जो सामान बेचने वाला व्यक्ति है उसके बारे में है। तो इस पाठ में जो मैंने आपको बताया, जो सबसे मेन चीज है पाठ का प्रवेश जो है, यानी कि पाठ में आखिर क्या बताया जाना है लास्ट में, यानी कि हमें क्या निचोड़ मिलने वाला है, वो मैंने आपको बताया था कि हमारे आसपास देखिए बहुत सारे जो लोग हमें दिखते हैं, तो जरूरी नहीं कि हम सबके बारे में सब कुछ जानते हों। तो इसीलिए हमें उनके बारे में राय बनाने का भी कोई हक नहीं, यानी कि अगर हम किसी के बारे में, किसी को पर्सनली नहीं जानते, उसके घर के बारे में नहीं जानते, उसके परिवार के बारे में नहीं जानते, उसकी दिक्कतों के बारे में नहीं जानते या उसके अच्छे बुरे के बारे में नहीं जानते, तो फिर राय बनाने का भी हमें कोई हक नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर कि कौन सा व्यक्ति किस काम को किस वजह से कर रहा है, क्या रीजन है, क्या इसका रीजन है, तो ये सब हमें तब हम एक तरह से कह सकते हैं उसके बारे में जब हम उसे जानते हों। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारा पाठ है इसमें एक जो व्यक्ति है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने व्यापार को बार बार बदल लेता है, यानी कि इस बार वो आता है खिलौने वाला बनकर, नेक्स्ट टाइम वो बनकर आता है बांसुरी वाला, उसके अगले बार वो बनकर आता है मिठाई वाला। और बिल्कुल जो बार बार वो आता है और साथ ही जो उसका मिठाइयों का जो रेट होता है, यानी कि चीजें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा कम दामों पर वो बेचता है, बच्चों को बेचता है, कि ऐसा लगता है कि वो बच्चों से बहुत प्यार करता है और बच्चे भी फिर उसके पास इसी तरह से खींचे चले आते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने एक ऐसे पिता के बारे में बताया है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया ही था लास्ट सेशन में, कि एक ऐसे पिता के बारे में बताया है कि जिसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके बच्चों की मृत्यु किसी दुर्घटना में हो गई है और वो व्यक्ति जो है इस तरह से यहाँ पर सामान बेच रहा है और जो सामान बेचने से उसे खुशी मिलती है, तो जो बच्चों को खुशी मिलती है उससे उसको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है बच्चों को खुश करने से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें किसी भी व्यक्ति से, जैसे हमने कहा ना कि हम राय बना लेते हैं कि वो वैसा व्यवहार क्यों कर रहा है या वो काम ऐसा क्यों कर रहा है या ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। किसी भी काम को हमें छोटा या बड़ा नहीं समझना है। सारे काम जो है, जो भी इंसान जिस भी काम को कर रहा है उसके पीछे एक रीजन है, एक कारण है। क्योंकि देखिए पैसा तो है ही रीजन, पैसा तो है ही कारण कि सब व्यक्ति जो है अपनी आमदनी के लिए, अपने घर चलाने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए कुछ न कुछ मेहनत करके जो है पैसा कमाते हैं और उसके बाद अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। फिर भी क्या रीजन है कि वो व्यक्ति उस काम को कर रहा है, तो हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। कई बार जो है कुछ लोग जो है जो जैसे आपने देखा होगा कि जो घरेलू जो हमारे वर्कर्स होते हैं या और भी कोई इस तरह के जो काम करने वाले होते हैं, जो चाहे सब्जी वाला हो या चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो इन लोगों के साथ भी हमें जो है प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और कभी-कभी हमें उनके हालचाल भी पूछ लेने चाहिए। कभी-कभी हमें उनके हालचाल भी पूछ लेने चाहिए, क्योंकि क्या पता किसी को हमारी पूछी हुई बातों से अपनेपन का एहसास हो जाए, क्या पता अगर हम उससे पूछे तो उसे थोड़ा-सा अच्छा महसूस हो जाए, ठीक है ना? जबरदस्ती नहीं पूछना है, लेकिन अगर आप एक
लहजे में तरीके से पूछ सकते हैं हालचाल कि आप कैसे हैं, आपके परिवार में कौन-कौन है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने पाठ को शुरू किया था। तो यहाँ पर भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने, जो मैंने आपको बताया कि एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव दर्शाया है और किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उनकी झलक देखने लगता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया वो खिलौने बेचने वाले के रूप में आता है और वो एक मीठे स्वर में गाना गाता है, मीठे स्वर में गाते हुए, और फिर वो इसी तरह से मीठे स्वर में गाते हुए अपने सामान को बेचते हुए, जैसे मैंने बताया कि जब वो निकलता है आगे तो जो महिलाएं होती हैं वो भी अपने घूंघट उठाकर छतों के आगे वाले भाग पर आकर नीचे झांकने लगती हैं। गलियों में और उसके बीच में फैले हुए छोटे-छोटे बागों में खेलते हुए बच्चे जो है एक तरह से जो नखरे करते हुए बच्चों का झुंड उस खिलौने बेचने वाले के पास आ जाता है और वो अपने खिलौनों की पेटी को उनके सामने खोल देता है और बच्चे जो है हर्ष से, खुशी से रोमांचित हो उठते हैं। तो यहाँ पर हमने चुन्नू मुन्नू जो राय विजय बहादुर के 2 बच्चे हैं, उनके बारे में बताया था कि किस तरह से जो दोनों बच्चे हैं, उनको भी खिलौने खरीदने हैं और उनकी माँ रोहिणी जो है उस खिलौने वाले को ध्यान से देख रही है। उनकी माँ जो रोहिणी है वो खिलौने वाले को ध्यानपूर्वक देख रही है और वो उनके पिताजी से कहती है कि यहाँ पर तुमने वो बच्चों से कहती कि तुमने खिलौने कहाँ से खरीदे? तो वो बच्चे कहते हैं कि ये हमने खिलौने वाले से खरीदे। तब वो कहती हैं कि कितने में खरीदे? तो वो बताते हैं कि केवल जो है उन्होंने 2 पैसे में, ठीक है ना? केवल 2 पैसे में उन्होंने ये खिलौने खरीदे हैं। तो वो कहती है कि इतने सस्ते में खिलौने कैसे ही दे गया? यानी कि क्या रीज़न है कि वो इतने सस्ते में खिलौने दे गया और कैसे दे गया? जैसे मैंने आपको बताया कि जो कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों के लिए, बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए जो कुछ लोग होते हैं वो इस तरह से बच्चों को बहलाते फुसलाते हैं, तो माता पिता को हर टाइम जो है सचेत रहना पड़ता है। तो उनकी माँ जो रोहिणी है वो थोड़ा सा मतलब एक तरह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतने सस्ते खिलौने कैसे देकर चला गया। तो इस बात को जो है अब वो थोड़ी देर उन्होंने ये माइंड में रखा और थोड़ी देर बाद वो भूल गई और फिर इस बात को 6 महीने बीत गए। यानी कि खिलौने बेचने वाले जो घटना थी वो 6 महीने बीत गए और 6 महीने बाद फिर एक और घटना का जिक्र जो है गलियों में होने लगा। वो घटना थी कि एक बांसुरी वाला आया है। एक वाला आया है, एक मुरली बेचने वाला आया है। वो बहुत ही सुरीली जो है मुरली बजाता है और एक बहुत ही माहिर है वो मुरली बजाने में और वो मुरली बजाकर, गाना सुनाकर मुरलियां बेचता है। तो इस तरह से अब यहाँ पर वो भी 2-2 रुपए में, 2-2 पैसे में, ठीक है। अब सभी लोग बहुत परेशान थे, सोच रहे थे कि 2-2 पैसे में मुरलियां बेचकर उसको क्या मिलता होगा, क्या उसको फायदा होता होगा, उसको तो अपना मेहनताना भी नहीं मिलता होगा, क्योंकि देखिए 2 पैसा तो उसकी लागत ही लग जाती होगी एक मुरली को बनाने में। लेकिन जब लोगों ने उसका वो नशीला, मन को मोहने वाला, कोमल वो स्वर सुनाई पड़ता है कि बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला, और ये जो स्वर रोहिणी ने जब सुना तो वह तुरंत उस खिलौने वाले की याद उसको आ गई, क्योंकि सेम लाइन उसकी भी थी कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। अब वो अपने आप से ही कह रही है, अपने आप में ही कह रही है, अपने मन में कह रही है कि ये खिलौने वाला भी बिल्कुल इसी तरह से गाया करता था, गाता था और खिलौने बेचा करता था। अब जो है रोहिणी जो है अपने पति विजय बाबू के पास गई और जाकर कहने लगी कि जाओ चुन्नू मुन्नू के लिए मुरलिया ले आओ। तो अब क्योंकि जब मुरली वाले की आवाज सब बच्चों ने सुनी तो बच्चों का सारा झुंड जो था वो मुरली वाले के आसपास जाकर इकट्ठा हो गया
और जब वो दौड़ रहे थे, कौन, वो बच्चे जब दौड़ रहे थे तो भागते हुए किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया, किसी की तो सोंथनी यानी कि पजामा ही ढीला होकर लटक गया। लेकिन किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी, क्योंकि सब बच्चों का ध्यान कहाँ था, उस बांसुरी वाले पर था, उस मुरली वाले पर था। अब विजय बाबू जो होते हैं वो थोड़ा सा क्योंकि उनको पता है, उन्होंने पूछा कि मुरलिया कितने की दी, तो उसने कहा वैसे तो ये 3 पैसे की है, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में दे दूंगा। तो वो थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे इस तरह से कि तुम्हें 2 पैसे में दे दूंगा, ये कहकर तुम एक तरह से मुझ पर एहसान करना चाहते हो, ये एहसान का बोझ तुम मुझ पर डालना चाहते हो। तो यहाँ पर एक तरह से जो मुरली बेचने वाले ने विजय बाबू से कहा कि वह 3-3 पैसे के हिसाब से नहीं, बल्कि 2-2 पैसे के हिसाब से मुरली वाले को देगा, मुरली देगा। तो विजय बाबू खुश तो हुए, लेकिन फिर वो मन में सोचने लगे कि ये कैसा व्यक्ति है, ये सबको जो है 2-2 पैसे में देता है और मुझ पर एक तरह से एहसान करने की कोशिश से ही कह रहा है। तो इस तरह से उन्होंने कहा वैसे भी तुम लोगों की तो झूठ बोलने की आदत होती है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कभी भी किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को जज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में विचार नहीं बनाने चाहिए, उसको बुरा लग सकता है, उसको एक तरह से तकलीफ पहुंच सकती है, तो किसी के बारे में इस तरह से गलत स्टेटमेंट बिना उसको जाने पहचाने, बिना उसके बारे में एक तरह से और जान के उसको कुछ इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो जब उन्होंने इस तरह से उससे बातें की, तो विजय बाबू से फिर उस मुरली बेचने वाले ने कहा कि यहाँ पर उसने कहा उदास हो गया, और वो उदास होकर विजय बाबू से बोला कि आप लोगों को क्या पता बाबूजी, इनकी असली कीमत क्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कभी कोई चीज जो है बाजार में आती है या बाजार में उसको लाया जाता है, तो उसका वही मूल्य नहीं होता। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि जो बाजार में मूल्य आता है वो वही मूल्य नहीं होता कि जो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे शुरुआत से अब एक फैक्ट्री में जहां पर बन रहा है, ठीक है, जो जिस फैक्ट्री में बन रहा है, अब वो तो अपनी लागत और जो उसके मजदूर जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट का रेट बताएगा। ठीक है ना, अपने सामान का रेट बताएगा जो कंपनी वाला है। अब कंपनी वाले ने जिस कंपनी वाले से जिस डीलर ने खरीदा है, तो वो क्या करता है, अब वो अपने ट्रांसपोर्ट का, अपने दुकान, अपने गोडाउन का, अपने वर्कर्स का, सबका खर्चा और जो रेट है, एक्चुअल कॉस्ट जो है उस सामान की, वो उसके साथ जोड़कर उसको देगा। ठीक है ना। उसके बाद जो डीलर होगा, वो जो बाकी के दुकानदार होंगे, तो उनको क्या करेगा, बाकी के दुकानदारों को वो देगा। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि रेट जो है धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उसका रेट जो है धीरे धीरे चीज का बढ़ता जाएगा। तो सोचिए, क्योंकि सब कुछ तो लगाना है, ट्रांसपोर्ट भी देखना है, वर्कर्स को भी देखना है, अपना जो शोरूम है, बिल्डिंग है, उसका खर्चा देखना है, सब कुछ देखना है। क्योंकि कोई भी दुकानदार अगर वो सामान बेच रहा है, तो वो उन चीजों को, अपने दुकान का खर्चा, अपनी बिजली पानी का खर्चा, अपने वर्कर्स का खर्चा अपने घर से तो नहीं देगा। ठीक है ना। वो क्या करेगा, उन सब चीजों को वहीं से निकालेगा किसी भी तरह से। तो वो कहता है कि ये सारी चीजें जो ग्राहक समझते हैं कि दुकानदार उनको लूट रहा है, क्योंकि भले ही ग्राहक कैसे भी उस सामान को बेच रहा हो। तो फिर इसी तरह से उनमें बात हुई और फिर उसने 2 मुरलियां दे दी और विजय बाबू उन 2 मुरलियों को लेकर अपने मकान के अंदर पहुंच गए। बच्चों को मुरलियां बेचने के बाद मुरली वाले ने एक बार फिर बच्चों के झुंड से पूछा कि अब सब ले चुके हैं, किसी और को तो नहीं लेना। तो इस तरह से अब जब एक बच्चा जो था, क्योंकि उसने मुरली नहीं ली थी, क्योंकि उसकी माँ के पास पैसे नहीं थे, तो मुरली वाले ने उसे फ्री में मुरली दी और इस तरह से फिर वो आगे बढ़ गया। अब देखिए, इस बार भी जो मुरली वाला था वो सामान देकर आगे बढ़ गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मुरली बेचने वाला, अब यहाँ पर हमें इतना क्लियर हो गया कि जो मुरली वाला है वो अपने मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि बच्चों की खुशी के लिए मुरलियों को
बेचता है, अभी तक जो आपको पता चला है। अब देखिए क्योंकि वो घूम-घूम कर बेचता है, ऐसा भी नहीं कि उसके पास प्रॉपर कोई दुकान है जहाँ पंखा लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है या प्रॉपर वो बैठकर सामान बेचता है, ऐसा तो नहीं है। अब उसको गर्मी में, धूप में, ठंड में घूमना पड़ता है, वो इस तरह से घूम-घूम के मुरलियाँ बेचता है, घर-घर जाकर मुरलियाँ बेचता है और उसके बाद भी केवल 2 पैसे में। तो इसका अर्थ है कि वो अपने मुनाफे के लिए नहीं, यानी कि अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि बच्चों की खुशी के लिए मुरलियां बेचता है। तो अपने मकान में बैठी जो रोहिणी थी, अब जो उन दोनों बच्चों की, चुन्नू मुन्नू की जो माँ थी रोहिणी, वो अपने मकान में बैठी मुरली वाले की ये सारी बातें सुन रही थी। मुरली वाले ने अभी तक जो भी बातें कही, तो रोहिणी जो है अपने मकान पर बैठी मुरली वाले की ये सारी बातें सुनती रही। मुरली बेचने वाले का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। उसके इस व्यवहार को देखते हुए रोहिणी को उसका इस तरह छोटी छोटी चीजें बेचकर वो भी कम दाम में बुरा लग रहा था, क्योंकि उसका व्यवहार बहुत अच्छा था और ऊपर से वो एक तो इतनी छोटी-छोटी चीजें बेच रहा है और ऊपर से इतने कम दाम में, तो उसको लग रहा था, उसको बुरा लग रहा था, उसको लग रहा था कि इसका घर कैसे चलता होगा, इसका परिवार कैसे मैनेज होता होगा इन सब चीजों में, तो उसको बुरा लग रहा था। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद रोहिणी मुरली बेचने वाले को भूल गई। अब देखिए क्योंकि जो घर में तो इस तरह के सामान बेचने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है ना। कोई अब आपको हर कोई तो याद नहीं रहता, गली में कितने बेचने वाले आते हैं, आप कई बार उनसे अच्छे से बात भी करते हैं, उनको पानी भी पिलाते हैं, उनको खाना भी खिला देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर वो 1 साल बाद आएगा तो आपको याद रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से वो सोचती रही उसके बारे में, उसे थोड़ा सा बुरा भी लगा कि इतने कम दामों में बेच रहा है, कैसे इसका परिवार, कैसे इसका घर चलता होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो इस चीज को भूल गई कुछ दिनों बाद। अब मुरली बेचने वाले को रोहिणी के मोहल्ले में आए हुए अब 8 महीने बीत चुके थे। अब जो है, अब तक मुरली वाले को रोहिणी के मोहल्ले में आए हुए 8 महीने बीत चुके थे, यानी कि 8 महीने पहले वो बेचने आया था मुरलियां। अब सर्दी के दिन आ चुके थे। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर चढ़कर अपने घुटनों तक के लंबे बालों को सुखा रही थी। अब देखिए फिर सर्दियां आ गई थी और सर्दियों में रोहिणी जो है स्नान करके अपने छत पर अपने काफी जो घुटने तक लंबे बाल थे उनको सुखा रही थी छत पर बैठकर। उसी समय नीचे गली से रोहिणी को किसी के शब्द सुनाई पड़े। अब उसी समय रोहिणी को नीचे गली से जो है शब्द सुनाई पड़े, और वो शब्द क्या थे? शब्द थे बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। शब्द क्या थे? बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। मिठाई बेचने वाले के वो शब्द रोहिणी के लिए जाने पहचाने से थे। जैसे ही मिठाई बेचने वाले ने ये कहा कि बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, तो ये रोहिणी के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं था कि उसने कभी नहीं सुने हैं। ये शब्द उसको जाने पहचाने लग रहे थे और उन शब्दों को सुनकर झट से रोहिणी छत से नीचे उतर आई और उस समय रोहिणी के पति विजय बाबू मकान में नहीं थे। केवल उनकी बूढ़ी दादी और रोहिणी ही घर पर थे और वो तुरंत ही छत से नीचे उतर आई और उसने देखा कि जो बच्चों के पिताजी हैं, यानी उनके पति जो है विजय बाबू, वो घर पर नहीं है, केवल उनकी दादी घर पर है बच्चों की। तो रोहिणी दादी माँ के पास आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। तो रोहिणी ने अपनी सास जो है, यानी कि बच्चों की जो दादी है, उनको बोला कि बच्चों के लिए मिठाई उन्हें लेनी है, चुन्नू मुन्नू के लिए उन्हें मिठाई लेनी है। उसके बाद उस मिठाई बेचने वाले को बुलाकर कमरे में चलकर ठहराओ। तो उन्होंने कहा कि जरा उस मिठाई वाले को बुलाकर कमरे में चलकर उसको ठहराओ, यानी कि उसे अंदर बुला लीजिए और उसे बिठा दीजिए और उसके बाद उसको कमरे में बिठा लो, क्योंकि वह इधर उधर नहीं जा सकती, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं जा सकती और उसे डर था कि कहीं कोई आ ना जाए, कि घर पर कहीं कोई आ ना जाए। रोहिणी ने दादी माँ से कहा कि जरा हटकर ऐसी वस्तु के पीछे छिप जाएगी जिससे कि सामने मिठाई वाला उसे देख नहीं सकेगा। यहाँ हमें उस दौर का, अब देखिए जो ये चीज है ना, जरा सा इसको ध्यान से समझिएगा।
ये जो जैसे यहाँ पर कहा ना कि जो उसके पिताजी घर पर नहीं थे और वो घर पर थी, उसकी दादी घर पर थी बच्चों की, तो उस टाइम के ये यहाँ पर उस दौर के बारे में बताया गया है जहाँ पर पर्दा प्रथा का चलन था। पर्दा प्रथा का चलन यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किसी गैर व्यक्ति के सामने जो महिलाएं होती थी वो काफी जो है या तो सामने नहीं आती थी और अगर आती थी तो काफी लंबा घूंघट करके आती थी। तो ये उस टाइम की पर्दा प्रथा हमें यहाँ पर जो पर्दा प्रथा का प्रचलन था वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि रोहिणी जो है मिठाई वाले से चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई तो लेना चाहती थी, लेकिन वो स्वयं नहीं जा सकती थी और इस तरह से घर से बाहर जाकर वो सबके सामने उससे मिठाई नहीं खरीद सकती थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि पराए दूसरों के सामने किसी अपने घर के पुरुष के अलावा किसी बाहर के पुरुष के सामने या जो बुजुर्ग महिला या पुरुष हैं उनके सामने घूंघट जो है ऊपर नहीं उठाया जाता था, ना ही उनके सामने जाकर खड़ा हुआ जाता था, ना ही उनके सामने जाकर बात की जाती थी। हम महिलाएं जो है वो हमेशा पर्दे में रहती थी। तो वो मिठाई तो लेना चाहती थी, लेकिन ना तो वो बाहर जाकर ये काम कर सकती थी और ना ही वो मिठाई वाले से जाकर फेस टू फेस जो है मिठाइयां ले सकती थी। तो इसीलिए उसने कहा कि आप उसको कमरे में बुलाइए, उसे ठहराइए कमरे में और वो पर्दे के पीछे छिप जाएगी और फिर आप वहां से मिठाइयां ले लेंगी। तो इस तरह से देखिए जैसे मैंने बताया कि उस दौर का प्रचलन हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है जहाँ क्योंकि रोहिणी मिठाई वाले से चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाइयां लेना चाहती थी, तो वह स्वयं न जाकर दादी माँ को मिठाई वाले के सामने भेजती है और खुद छिपकर देखती रहती है, क्योंकि मिठाई बेचने वाला एक अनजान आदमी है और अपने पति के अलावा किसी अन्य आदमी के सामने जाना पर्दा प्रथा को ही दर्शाता है। तो जैसे मैंने कहा ये चीज जरूर नोट कीजिएगा कि इस पाठ में हमें ये चीज भी यहाँ पर दिखती है कि उस दौर में पर्दा प्रथा भी किस तरह से हुआ करती थी। तो लेखक कहते हैं कि रोहिणी की बात सुनकर दादी माँ उठकर कमरे में आकर बोली कि ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई जो वाला था वो दादी माँ के निकट आ गया और अपनी मिठाइयों के बारे में बताता हुआ बोला, कितने की मिठाई दूं माँ? तो वो कहता है कि ये कितने की मिठाई दूं? अब वो जब दादी माँ की बात उसने सुनी तो वो जब दादी माँ की बात सुनी तो फिर वो अंदर आ गया और उसने कहा कितने की मिठाई दूं माँ? तो वो कहता है पैसे की 16 देता हूँ, यानी कि 1 पैसे की 16। 1 पैसे की 16। तो दादी माँ जो है वो बेचने वाले से बोली कि 1 पैसे की 16 बहुत कम होती है। दादी माँ कहती कि 1 पैसे की 16 तो बहुत कम होती है, बहुत कम से कम 25 मिठाई तो देते। दादी माँ की बातें सुनकर मिठाई बेचने वाला दादी माँ से बोला, नहीं दादी माँ, इससे ज्यादा वह नहीं दे सकता। रोहिणी दादी माँ के पास में ही छुपकर खड़ी हुई थी और वो मिठाई बेचने वाले की बातों को सुनकर दादी माँ से बोली कि दादी माँ, यह मिठाई बेचने वाला तो फिर भी काफी सस्ती दे रहा है। अब देखिए 1 पैसे की 16 मिठाइयां, तो दादी माँ ने तो कभी खरीदी नहीं इस तरह की चीजें, तो उन्हें तो रेट से कोई मतलब नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि रेट क्या होता है क्या नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अरे भाई 1 पैसे की 16 ये तो बहुत कम है, कम से कम 25 तो दो। तब रोहिणी ये सारी बातें सुन रही होती है पर्दे के पीछे से, तो वो दादी माँ से कहती है कि ये तो फिर भी बहुत सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यानी कि 1 पैसे की 16 है तो 4 पैसे की ले लो। यह कहकर वह दादी माँ को पैसे दे देती है। रोहिणी ने दादी माँ से कहा कि दादी माँ, इस मिठाई वाले से पूछो कि क्या वह इस शहर में और कभी आया था। तो क्योंकि उसको कंफर्म करना था कि क्या ये मिठाई वाला जो है पहले भी इस शहर में आया था। जीआईसी कुआनू, जीआईसी कुआनू, क्या बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार हैंड रेज करेंगे। जीआईसी कुआनू, हाथ खड़ा करेंगे इस तरह से यदि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। यस, वेरी गुड। कोई भी एक बच्चा माइक लेगा जीआईसी कुआनू से, माइक लेंगे कोई भी एक बच्चा।
यस, फटाफट उठकर जाएंगे, एक दूसरे को नहीं देखेंगे, फटाफट उठकर जाइए और माइक लीजिए। GIC क्वानू, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग बच्चे। हेलो। यस बच्चे, आवाज आ रही है इससे, आवाज आ रही है इस वाले माइक से आपके। बच्चे आपके माइक से आवाज आ रही है, जिस माइक से आपने हेलो बोला था उस माइक को पकड़िए, जिस माइक से आपने हेलो बोला था उस माइक को पकड़िए। मैम आवाज आ यस रही है? यस आ रही है बच्चे, पीछे हो जाइए, अपनी सीट पे खड़े हो जाइए माइक लेके, और बाकी बच्चे बैठ जाएंगे। यस, क्लास 7 के बच्चे हैं आप? मैम 6। मैम 6। 6 के बच्चे हैं? यस मैम। अच्छा, तो आप सारे बच्चे 6 क्लास के हैं? यस मैम। 7 के बच्चे कहाँ हैं? मैम दूसरी क्लास में है। तो 7 के बच्चों को अभी होना चाहिए था ना यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, आप क्लास को देखकर यहाँ पे बैठिए, ठीक है ना। अभी आपका फर्स्ट टाइम है, यानी कि अभी 6 क्लास में आप वर्चुअल क्लास को पहली बारी अटेंड कर रहे हैं, यानी कि जो इस सेशन में तो अभी आपको इतना नहीं पता। अभी हमारी यहाँ पर हिंदी की क्लास चल रही है और तब तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपकी बुक में नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्लास में अच्छे से बैठिए, डिसिप्लिन बनाकर, कोई भी आपका काम हो एक्स्ट्रा जो आपको करना हो, पढ़ना हो, वो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप चैप्टर को ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं, ठीक है ना। बैठ जाइए बच्चे। तो इस तरह से अब उसने, क्योंकि उसको ये कंफर्म करना था, क्योंकि ये चीजें उसके साथ तीसरी बार हो चुकी थी, यानी कि पहली बार उसने जब उसको खिलौने वाले के रूप में देखा था, फिर उसने उसको बांसुरी वाले के रूप में देखा, और अभी उसको वो मिठाई वाले के रूप में, तो उनको कंफर्म करना चाहती थी। तो उसने दादी माँ से पूछा, कहा कि आप इससे ये पूछो कि क्या ये इस शहर में पहले भी कभी आया है या पहली बार ही आया है, क्योंकि यहाँ का रहने वाला तो नहीं लग रहा। उन्होंने कहा कि यहाँ का रहने वाला तो लग नहीं रहा, और ऐसा रोहिणी ने इसलिए पूछने के लिए कहा क्योंकि उसको मिठाई बेचने वाले की आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उसको लग रहा था कि मिठाई बेचने वाले की आवाज उसने पहले भी सुनी है। क्या उसका संदेह, वो ये चाहती थी, ठीक है ना, वो ये जानना चाहती थी कि जो संदेह उसे है कि ये तीनों व्यक्ति एक ही है, यानी कि मिठाई वाला भी वही है, खिलौने वाला भी वही है, बांसुरी वाला भी वही है। तो वो ये कंफर्म करना चाहती थी, वो इस संदेह को दूर करना चाहती थी। तब मिठाई बेचने वाला रोहिणी की बात सुनकर खुशी, संदेह और आश्चर्य में डूब गया। यानी कि जो मिठाई बेचने वाला था वो खुशी, संदेह, यानी कि उसको लगा कि ये ऐसा क्यों पूछ रही है, तो वो खुशी, संदेह और आश्चर्य में डूब गया, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि कोई भी उसे पहचान लेगा। यानी कि उसको लग नहीं रहा था कि कोई उसे पहचान लेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं होता कि जो रोड में सामान बेच रहा है इंसान, उसके बारे में एक तरह से जानकारी रख सके या उसके बारे में जाने। तो उसको थोड़ा सा खुशी भी हुई, आश्चर्य भी हुआ और संदेह भी हुआ। अब वह रोहिणी से बोला कि मिठाई बेचने से पहले वह मुरलियां लेकर आया था, और उससे पहले वह खिलौने लेकर आया था। रोहिणी के मोहल्ले में आया था। रोहिणी को पता था कि वह व्यक्ति जो भी चीजें बेचता है वह बहुत ही कम दाम पर बेचता है, और रोहिणी को बस ये पता करना था कि वह व्यक्ति ऐसा क्यों करता है। तो उसको ये चीजें तो थोड़ा सा कंफर्म थी, क्योंकि लगभग तीनों ही जो व्यक्ति थे वो चीजों को हमेशा कम दाम में बेचते थे। तो बस उसको ये कंफर्म करना था कि उसको वो व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, वो ऐसे क्यों करते हैं वो इस चीज को। तो इससे ऐसा करने से उसका घर कैसे चलता होगा, यानी कि उसका परिवार कैसे चलता होगा। रोहिणी मिठाई बेचने वाले से पूछने लगी कि वह जो भी व्यापार करता है उससे भला उसे क्या मिलता होगा। अब वो पूछना चाहती है कि चाहे वो मुरलियां बेचता है, चाहे वो मिठाइयां बेचता है, चाहे वो खिलौने बेचता है, तो उससे उसको क्या फायदा होता है, क्या मिलता है उसको वो करके, क्योंकि कुछ तो उसको फायदा नहीं होता लागत के हिसाब से। यानी कि 2 पैसे की तो मुझे लगता है लागत ही उतनी होती है कि या उससे भी ज्यादा कॉस्ट हो सकती है उस सामान को प्रिपेयर करने की, बनाने की, ठीक है ना। तो फिर वो कैसे अपना घर चलाता होगा इस व्यापार को करके। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई बेचने वाला रोहिणी से बोला
कि उसे ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता, बस खाने का इंतजाम हो जाता है। यानी कि ज्यादा कुछ उसको नहीं मिल पाता है इससे, लेकिन खाने का इंतजाम हो जाता है। लेकिन कभी कभार खाना खाने का इंतजाम भी नहीं हो पाता, और कभी कभार तो खाना खाने का इंतजाम भी नहीं हो पाता उन पैसों से, ठीक है। लेकिन फिर मिठाई बेचने वाला यह भी कहता है कि खाना खाने का इंतजाम हो या ना हो, प्रसन्नता, धैर्य और कभी बेहिसाब सुख जरूर मिलता है। वो क्या कहता है कि मुझे, मेरे पास खाना खाने के इंतजाम के पैसे हो या ना हो, खाना खाने का इंतजाम हो या ना हो, कभी कभी जो है उसे प्रसन्नता, धैर्य और कभी कभी तो बेहिसाब सुख मिलता है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है जब ये बच्चे जो है चहकने लगते हैं, जब इन बच्चों के चेहरे पर मैं ये खुशी देखता हूँ। और वो कहता है कि वह यही चाहता है, यानी कि चाहता भी वो यही है। वो पैसा कमाने के लिए इन सब कामों को नहीं कर रहा है, वो खुशी कमाने के लिए इन सबको कर रहा है, प्रसन्नता कमाने के लिए कर रहा है, धैर्य कमाने के लिए, सेटिस्फेक्शन कमाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। उसको बच्चों का वो सुख चाहिए, बच्चों की प्रसन्नता चाहिए, बच्चों की खुशी चाहिए। तो उसे मिठाई बेचने वाले की ऐसी अनोखी बातों को सुनकर, यानी कि जब उस मिठाई बेचने वाले की अनोखी बातें, क्योंकि ऐसा तो मुझे लगता है ऐसा तो कोई भी इंसान, क्योंकि जो काम कर रहा है तो उसका मेन मोटिव होता है कि वो कुछ पैसा कमाए अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि इतने सारे खर्चे होते हैं, ठीक है ना। बच्चों की फीस भरनी है, उनका पालन पोषण करना है, उनको अच्छा खाना देना है, उनकी बाकी की नीड्स पूरी करनी है। तो उसकी ऐसी अनोखी बातों को सुनकर रोहिणी और ज्यादा उत्सुक हो जाती है, और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है उसके बारे में जानने के लिए, उसके बारे में पूछने के लिए। तो इस तरह से उसे प्रसन्नता, धैर्य और कभी कभी बेहिसाब जो सुख मिल जाता है। तो वो उत्सुक होकर पूछती है कि उसे प्रसन्नता, धैर्य और कभी कभी जो बेहिसाब सुख कैसे मिलता है। वो पूछती है कैसे मिलता है तुम्हें ये सब चीजें, वो और एक्साइटेड हो जाती है। तो वो रोहिणी को उन सब बातों को ना करने के लिए कहता है। वो कहता है कि बस अब मैं आपकी और प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, और मैं इस बात पर और डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, प्लीज। क्योंकि उसे लगता है कि रोहिणी उन बातों को सुनकर दुखी हो जाएगी, क्योंकि उसको लगता है कि जो दुख मेरे अंदर है, जिस दुख को मैं झेल रहा हूँ, जिस दुख को मैं सह रहा हूँ, जिस दुख के कड़वे कड़वे घूंट मैं सुबह शाम पी रहा हूँ, उनको सुनकर रोहिणी जो है दुखी हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। लेकिन रोहिणी जो है उससे जिद करने लगती है, रोहिणी जो है उससे जिद करती है और कहती है कि जब उसने इतना बता ही दिया है तो और भी बता दो। तो वो कहती है जब आपने इतना बता ही दिया है तो और भी बता दो। तो क्या बताएगा वो अपनी लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में, और किस तरह से क्यों वो काम को कर रहा है, और किस तरह से वो सारी चीजें यहाँ पर अपने निर्देश में। आज जो भी पढ़ा है इसको घर पर एक बार रिवाइज करें, पढ़ें चैप्टर को, हो सके तो पाठ का एक छोटा सा सार भी अपनी कॉपी में लिखें, जिससे कि चैप्टर अच्छे से आपको याद हो जाए, ठीक है। और चैप्टर का बाकी का पार्ट कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।